नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हुआ हूँ। तो दोस्तों, पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोज़ में बात की हुई है कि डिसिप्लिन DNAR रूल्स के बारे में। तो आज के भी इस वीडियो में भी हम DNAR रूल्स के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए रहेगी जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सही करेक्ट आंसर क्या है, वही सी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले का जो मेरा DNAR रूल्स के बारे में मैंने बताया है, जिसमें 31 रूल्स को 1 by 1 उसको मतलब डिस्क्राइब किया है, तो वो वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको ये वीडियो देखना और इस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करें। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हमने। DNAR डिसिप्लिन अपील रूल 1968 का ये अपील रूल है, और इसमें दिया गया है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज आर रिकॉग्नाइज, उसमें से कौन सी इसको पेनल्टी रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, वार्निंग था, सस्पेंशन था, नन ऑफ द अबव। तो इसमें दोस्तों सेंसियर जो है ये इसको पेनल्टी माना गया है। सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, न वार्निंग एक पेनल्टी भी नहीं है। तो इसमें से सेंसियर को ही पेनल्टी माना गया। तो करेक्ट आंसर सेंसियर था, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, क्योंकि टाइप करने में काफ़ी समय जाता है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। अब दूसरा केस नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच अथॉरिटी कैन रिवर्ट एन ऑफिशिएटिंग एम्प्लॉई इन रिलैक्सेशन ऑफ द टाइम ऑफ 18 मंथ। 18 मंथ के लिए ऑफिशिएटिंग एम्प्लॉई का जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसको रिवर्ट कर सकती है, तो वो है GM सर, ये अथॉरिटी है GM सर। दूसरा देख लेते हैं कि इन एनी केस एन एम्प्लॉय रिफर अ रिवीजन पिटिशन इन द मीन टाइम ही हैज डेड। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने रिवीजन पिटिशन डाली और इस मीन टाइम में अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो इस पिटिशन में भी कंसीडर बाय, उसकी पिटिशन को कौन कंसीडर करेगा, तो रिवाइजिंग अथॉरिटी जो रहेगी उस पिटिशन को कंसीडर करेंगे। शो काज नोटिस इज नेसेसरी व्हेन द, शो काज नोटिस मतलब कारण बताओ नोटिस किसको दिया जाता है। अगर मान लो उस व्यक्ति ने रिवीजन के लिए पिटिशन डाली है और उसका पनिशमेंट को इन्हांस किया जाता है या तब बढ़ाया जाता है, तो उस कंडीशन में उसको शो काज नोटिस देना जरूरी होता है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू वियर द टाइटल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल इन रेलवे। डिसिप्लिन एंड अपील रूल के बारे में जो है स्टेटमेंट कौन सा सही है, मतलब इसका नाम क्या है, तो रहेगा इसका पूरा नाम द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 के नाम से इसको जाना जाता है। व्हाट इज द करेंट डेट फ्रॉम विच द रेलवे सर्वेंट DNAR रूल्स 1968 केम इनटू फोर्स। कब से आया है, तो 1 अक्टूबर 1968 से ये इनफोर्स हुआ था। विच वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो SF5 यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं कि SF5 आप देखेंगे SF5 के बाद में आ गया विच इज़ द फॉलोइंग रूल ऑफ DNAR 68 डज स्पेसिफाई द पेनल्टी। पेनल्टी के बारे में रूल नंबर 68 में किस रूल में उसको डिस्क्राइब किया गया, तो उसके लिए रूल नंबर 6 में मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी दोनों को डिस्क्राइब किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो नॉट लेस देन 2 मेंबर, उसमें 2 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, तब उसको बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट की जाती है। वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर नॉट अवेलेबल, हु शुड बी ट्रीटेड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर कोई व्यक्ति है जिसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसको किसको किया जाता है, उसके लिए GM सर रहेंगे, उसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वाइल पासिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग अ पेनल्टी शुड इनवेरिएबली पास। तो स्पीकिंग ऑर्डर, उनको एक मतलब स्पीकिंग ऑर्डर देना होता है जो पनिशमेंट दिया जाता है इम्पोज पेनल्टी के लिए। उस स्पीकिंग ऑर्डर में सारी चीज़ें लिखी रहती है, कौन सा चार्ज है, क्या प्रोसेस किया गया है और क्या क्या उस पर पूरी प्रोसीडिंग के बारे में एक शॉर्ट में ब्रीफ में लिखा रहता है। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन RS DNAR रूल्स में कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पर जो भी रूल बनाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है।
व्हेन यूजुअल लेबर कैन बी गवर्न अंडर द गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी रूल, तो आफ्टर अटेनिंग टेम्प्रेरी, जो टेम्प्रेरी स्टेटस जिसको मिल जाता है उसको DNAR रूल के अंतर्गत उसको माना जाता है। रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन अगर कोई है और उसका कोई बंदा है, मतलब उसका एम्प्लॉय है जो कि रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन में एक ऑफिशियल के पद पे काम कर रहा है, तो वो एज ए डिफेंस काउंसिल मतलब ARE के तौर पे काम कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, वो 3 केसेस में काम कर सकता है। और वहीं अगर मान लो एक एम्प्लॉय है जो एक्ट एम्प्लॉय है मतलब इन सर्विस, तो वो 2 केसेस में कर सकता है। और अगर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो वो 7 केसेस में वो ARE का काम कर सकता है। विच इज़ द रिलेवेंट रूल इन DNAR 1968 फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। तो दोस्तों कॉमन प्रोसीडिंग के लिए रूल नंबर 13 है। और लेकिन इसमें ये जो एक जो SF दिया जाता है, SF मतलब नंबर दिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो होता है ये अगर इसको देखा जाएगा तो SF10 होता है कॉमन प्रोसीडिंग के लिए, लेकिन रूल नंबर होता है 13। ठीक है, तो रूल नंबर इसका 13 याद आएगा। कॉमन प्रोसीडिंग के लिए रूल नंबर 13 रहेगा। अब देख लेते हैं, इफ़ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज ए चार्ज ऑफिशियल इज इन्वॉल्व इन सेम केस, अगर वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है और वो एज ए चार्ज ऑफिशियल अगर उस केस में इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में जो है मतलब कौन रहेगा जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगी, तो वो चार्ज ऑफिशियल से एक हायर ग्रेड का एक ऑफिसर उसमें रहेगा। वेदर द डिसिप्लिनरी केसेज इनिशिएटेड अगेंस्ट द रेलवे सर्वेंट RSDN रूल्स सब्सिक्वेंटली ही इज एक्सपायर्ड, हिज केस शुड बी, उसका केस जो है अगर मान लो डेथ हो जाती है तो उसको क्लोज कर देना चाहिए। वट वुड बी करेक्ट प्रोसीजर व्हेन द फॉल्टी चार्जशीट रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन एडिशन, अगर कोई मान लो गलती से कोई चार्जशीट दे दी गई हो, उसमें अगर कुछ करेक्शन है तो उसको पहली वाली चार्जशीट को कैंसिल करेंगे और उसको फ्रेश दूसरी चार्जशीट इसी की जाएगी, कैंसिल करने का उसमें रीज़न लिखा जाएगा। विच आर द स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड टू यूज़ फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन के लिए, तो दोस्तों इसमें सस्पेंशन के लिए आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो पहला नंबर होता है रूल जिसमें सस्पेंस किया जाता है, उसको ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है। दूसरा नंबर होता है डीम्ड ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन है। रूल नंबर 4 होता है जो कि रिवोकेशन के लिए होता है। तो इसमें जो है डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 यूज किया जाता है। हाउ मैनी एनेक्सर आर अटैच्ड विथ मेजर पेनल्टी चार्ज मेमोरेंडम, तो जब आप किसी एम्प्लॉय को चार्जशीट दी जाती है उसको, तो उस कंडीशन में उसको कितने एनेक्सर दिए जाते हैं मेजर पेनल्टी के साथ, मेजर पेनल्टी इशू करती है तो उसको 4 एनेक्सर दिए जाते हैं। एनेक्सर 1, 2, 3, 4, उनके बारे में अलग से एक वीडियो है मेरी DNAR रूल्स की, उसमें आप देखेंगे तो उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 4 एनेक्सर उसको दिए जाते हैं। रेलवे सर्वेंट पनिश्ड विद स्टॉपेज और इंक्रीमेंट साइमल्टेनियस गोइंग टू प्रमोशन इन नेक्स्ट ग्रेड, द पेनल्टी गिवन इफेक्ट टू द प्रमोशन ऑफ द ग्रेड फॉर सेम, उस पीरियड के लिए प्रमोशन के ग्रेड पर उसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, अ पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टली टू द पोस्ट, ग्रेड टाइम स्केल रिड्यूस्ड बाय वन वे ऑफ पनिशमेंट टू अ पोस्ट इन लोअर ग्रेड सर्विस और टू अ पोस्ट विच ही नेवर हेल्ड, अगर कोई एम्प्लॉय ने उस पोस्ट को कभी हेल्ड किया ही नहीं है, मतलब उस पर आया ही नहीं, और उसको अगर मान लो उसको रिड्यूस किया जाता है उस पोस्ट के लिए, तो ये लीगल नहीं है, मतलब उसको उस पोस्ट के लिए रिड्यूस नहीं कर सकते हैं उसको जिस पोस्ट पर उसने कभी काम किया ही नहीं, मतलब हेल्ड की ही नहीं। तो एन एक्टिंग रेलवे सर्वेंट कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल, तो एक्टिंग रेलवे सर्वेंट किया जा सकता है और वो 2 केसेस में उसको अलाउ किया जा सकता है। एट ए टाइम 2 केस। हाउ मेनी केसेज आर डीलिंग एज अ रिटायर रेलवे एम्प्लॉय एज अ डिफेंस असिस्टेंस, ARE के तौर पर वो कितने केसेस को डील कर सकता है एक साथ में, तो 7 केसेस को, अगर वो रिटायर्ड है तो। विच रिडक्शन फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस कैन नॉट बी मेड, कौन से डिडक्शन को सब्सटेंशियल अलाउंस में से नहीं किया जा सकता है, तो PF का जो सब्सक्रिप्शन होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस में से उसको नहीं किया जाता है। अब आप पूछेंगे सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो सस्पेंड हो जाता है एम्प्लॉय, उसको जो अलाउंस दिया जाता है उसको बोला जाता है, उसको पेमेंट जो दी जाती है उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब निर्वाह भत्ता दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस में से कौन सा जो है
प्रोहिबिटेड किया गया डिडक्शन को, तो ये जो कोर्ट अटैचमेंट है तो उसको मना कर दिया गया, प्रोहिबिटेड है। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, सस्पेंशन पनिशमेंट तो नहीं है। हाउएवर सस्पेंशन विजिट्स एम्प्लॉय विथ वेरियस डिसएडवांटेज, लेकिन सस्पेंशन के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज एज अ सब्सिक्वेंस ऑफ सस्पेंशन का एक डिसएडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन थे, मतलब 4 ऑप्शन थे, इनके उसमें से ये है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, मतलब ही नीड नॉट साइन अटेंडेंस रजिस्टर, उसको अटेंडेंस रजिस्टर को साइन नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं होती। मतलब व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉय प्लेस अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनल्टी इज इम्पोज, अगर उसको सस्पेंशन में रखा है और बाद में उसको माइनर पेनल्टी इशू हुई है, तो उस कंडीशन में द ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन, जो सस्पेंशन का ट्रीटमेंट है, जो पीरियड है, उसको क्या माना जाएगा? एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। इफ एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, उस डेट ऑफ रिटायरमेंट को उसको अगर सस्पेंशन में डालना है तो अंडर हु इज कॉम्पिटेंट टू साइन द चार्जशीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर हु इज कॉम्पिटेंट टू साइन द चार्जशीट, चार्जशीट कौन साइन करेगा? तो उस कंडीशन में चार्जशीट shall be signed by the disciplinary authority present date of retirement. Stiff major penalty namely, मेजर पेनल्टी का जो स्टिफ है, मतलब जो कंटेंट है वो क्या है? कंपल्सरी रिटायरमेंट। कैन ए रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एक्ट एज ए डिफेंस हेल्पर, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जो अंडर सस्पेंशन में चल रहा है तो वो किसी केस में एज ए डिफेंस हेल्पर काम कर रहा है, तो वो कर सकता है क्या? तो बोले हाँ, वो कर सकता है। देखते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन में भी गिवन 1 सेट ऑफ पास, उसको कितने सेट ऑफ पास दिए जा सकते हैं? तो उसको 1 सेट ऑफ पास दिया जा सकता है। और अगर वो उस ईयर का उसने 1 सेट पास ले लिया है तो दूसरा उसको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही दिया जाता है। कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस, कौन सा कंपल्सरी डिडक्शन है? तो हाउस रेंट जो है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस में से कंपल्सरी डिडक्शन रहेगा। व्हेन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज इक्विटेड, अगर कोई एम्प्लॉय है अंडर सस्पेंशन में और वो इक्विटेड कर दिया जाता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि उसको जो पेमेंट वगैरह दी जाती है वो फुल पेमेंट एंड अलाउंस और ग्रांटेड दिए जाएंगे उसको। व्हाट अमाउंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ कैलकुलेटिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिया जाता है? अगर वो रनिंग स्टाफ का एम्प्लॉय है तो 30% ऑफ बेसिक पे लिया जाएगा। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन, मतलब सस्पेंशन जब एम्प्लॉय से किया जाता है तो उसको 90 डेज में उसका रिव्यू करना होता है। अगर 90 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली उसका सस्पेंशन खत्म हो जाता है। तो रिव्यू करने के लिए जो पीरियड है वो 90 डेज का पीरियड है या 3 मंथ का। 50% ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ग्रांटेड अंडर, जो 50% दिया जाता है वो किसके अंडर ग्रांट किया जाता है? वो रूल नंबर 1342 आर सेकंड के अनुसार दिया जाता है। A railway servant shall be deemed to have been placed under suspension if he has been put in police custody for a period, अगर कोई एम्प्लॉय को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा अगर वो 48 घंटे से ज़्यादा के पीरियड के लिए अगर वो पुलिस कस्टडी में जाता है या फिर डिटेन किया जाता है, तो उसको जिस डेट से वो डिटेन किया गया था उस डेट से उसको डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाता है। भले उसको वो SF1 जो है SF2 जो है उसको आज दी जाए, लेकिन उसमें डेट जो रहेगी और टाइम जो रहेगा जिस समय से उसको कस्टडी में डिटेन किया गया था उस डेट से उसको उस समय से उसको माना जाएगा, डीम किया जाएगा। रेलवे सर्वेंट पनिशमेंट विथ स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड बिकम ड्यू फॉर प्रमोशन ही शैल बी प्रमोटेड, उसको प्रमोटेड किया जाएगा इमीडिएट इफेक्ट के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट आर यूज्ड टू इनिशिएटिंग एक्शन अगेंस्ट रेलवे एम्प्लॉय अंडर DNR रूल। DNR रूल के अनुसार कितने स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूज़ किए जाते हैं? तो वो 14 फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ 9 नंबर डिलीट किया गया है, मतलब 13 हो गए। 13 में से 10
10B और 10, मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गए, 10 में 10 है और 10B। जैसे 11B और 11C एक्स्ट्रा होगा, तो इस तरह 4 वो हो गए, 13 और 4 17। अगर देखा जाए तो टोटल 17 फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन व्हेन ही रिपोर्ट सिक इज एलिजिबल ग्रांट ऑफ सिक लीव, तो सिक लीव के लिए ग्रांट है क्या, नॉट सिक लीव उसको नहीं दिया जाता अगर वो सस्पेंशन है। कंपेशनेट अलाउंस इन केस ऑफ रिन्यूड एम्प्लॉय में भी ग्रांटेड अंडर रूल नंबर 65 ऑफ पेंशन रूल 1963 का। कंपेशनेट अलाउंस दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया जाता है तो उसको पेंशन नहीं दी जाती है, रिमूव एम्प्लॉय को पेंशन नहीं दी जाती है, लेकिन उसको एक कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है। जो कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है उसको पेंशन नहीं बोला जाता, उसको कंपेशनेट अलाउंस बोला जाता है। और ये किस रूल के अनुसार, रूल नंबर 65 ऑफ पेंशन रूल 1993 के अनुसार ये दिया जाता है। और इसका परसेंटेज होता है मैक्सिमम ये 2/3 तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन कैन बी कॉल्ड टू अपीयर एट रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायर फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन। मतलब एक एम्प्लॉय जो सस्पेंड है और उसको अगर कोई रिटर्न एग्ज़ाम के कोई प्रमोशन के लिए अगर कोई रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो वो अपीयर हो सकता है क्या, तो वो लोग उसको उसके लिए बुलाया जा सकता है। रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल टू, कोई सस्पेंशन में कोई एम्प्लॉय है तो इंटाइटल है क्या वो एज ए डिफेंस काउंसिल के लिए, तो वो उसके लिए डिफेंस काउंसिल बन सकता है किस केस में। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय गॉट रेड हैंडेड वाइल एक्सेप्टिंग ब्राइड इन प्रेप केसेज। अगर मान लो जो एम्प्लॉय है उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया गया है ब्राइड लेते हुए, रिश्वत लेते हुए, तो उसके लिए जो लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिवोकेशन, जो पीरियड सस्पेंशन का जो पीरियड है उसको रिवोक करने का जो टाइम है वो 6 महीने। इंक्वायरी इज़ नॉट मैंडेटरी अंडर रूल नंबर 14 का सेकंड जो है उसमें वो रूल अगर आप लगा देते हैं तो उसके अनुसार आपको इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है और उसको डायरेक्ट डिसमिस या रिमूवल किया जा सकता है। D&AR रूल 1968 विल नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होगा, एक तो अप्रेंटिस पे अप्लाई नहीं होगा, RPF पे आपको अप्लाई नहीं होगा, और जो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर अप्लाई नहीं होता अप्रेंटिस। इसमें अप्रेंटिस एक ऑप्शन था। इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट इज टू बी सप्लाइड टू, किसको दी जाती है इंक्वायरी ऑफिसर की जो रिपोर्ट रहती है वो टू द चार्ज ऑफिशियल, जिस ऑफिसर पर चार्ज लगे, जिस एम्प्लॉय पर चार्ज लगे उसको दी जाती है। On transfer from one division to another division, staff does not report to duty in new place। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसका कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफ़र हुआ और अगले दिन जब उसे ज्वाइन करना था उस दिन अगर मान लो ज्वाइन नहीं करता है तो उस केस में उसके ऊपर जो D&AR रूल के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा तो वो कौन ले सकता है, जिस डिपार्टमेंट से उसने चार्ज छोड़ा है वहाँ से या फिर जहाँ पर चार्ज लेना है, तो ये एक्शन ले सकता है जो न्यू डिपो है जहाँ पर डिवीज़न जो है, तो वो उसके लिए अगेंस्ट एक्शन ले सकता है D&A अथॉरिटी एट न्यू प्लेस। द नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी शुड बी साइन बाय, किसके द्वारा साइन की जाती है, तो जो नोटिस NIP जो इशू की जाती है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है। नोटिस फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी, ऑल DA केसेज आर टू कम्प्लीटेड विद इन द मॉडल टाइम शेड्यूल फिक्स्ड बाय द रेलवे बोर्ड के द्वारा। एक जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है उसका एक टाइम फिक्स किया गया है जो कि 150 डेज में उसका प्रोसीडिंग पूरी हो जानी चाहिए। अंडर विच रूल ऑफ RS D&AR रूल 1968 द एपीलेट अथॉरिटी कैन एक्ट एज रिवाइजिंग अथॉरिटी, तो रूल नंबर 25 के अनुसार एक एपीलेट अथॉरिटी जो होती है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी का काम कर सकती है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन केस ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस में भी कंसिडर्ड बाय, किसके द्वारा कंसिडर किया जा सकता है, तो हायर देन द रिवाइजिंग अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी रिवाइजिंग अथॉरिटी थी उससे हायर देन अथॉरिटी रिवाइजिंग हो सकती है। Reduction to the lower stage in the time scale of pay for period not exceeding 3 years without calculating effect and not adversely affecting his pension is, मतलब ऐसा कोई रिडक्शन, ऐसा कोई बैक कर देना एम्प्लॉय को लोअर स्टेज पर और नॉट एक्सीडिंग 3 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं है उसको बैक कर दिया जाता है और उसका नॉट एडवर्सली इफेक्ट हिज पेंशन, उस पेंशन पर कोई नॉट एडवर्सली इफेक्ट नहीं होता है, तो इस पेनल्टी को क्या बोला जाएगा, मतलब क्या माना जाएगा, तो इसको माइनर पेनल्टी माना जाएगा। अगर ये 3 साल है से कम है तो 3 साल से ज़्यादा हो जाता है तो ये मेजर पेनल्टी माना जाता है। पेनल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड इम्पोज ओनली बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही ये चीज़ पेनल्टी इम्पोज कर सकती है क्या, रिटायरमेंट मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल, और कोई नहीं दे सकता है पेनल्टी।
द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनल्टी इन DNAR रूल में इसको पेनल्टी नहीं है, तो वार्निंग कोई पेनल्टी नहीं है, सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं है, वही सेंसर जो है पेनल्टी। वेदर एडॉक प्रमोटी आर कंपिटेंट टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मतलब DNA एक्शन लेने के लिए प्रमोटी ऑफिसर कंपिटेंट है क्या, तो नहीं। While forwarding appeal rule 21 का थर्ड ऑफ RS रूल to the appellate authority should inform its comments to the point raised in the appeal। अपील में जो पॉइंट रेज किए हैं उसको इस रूल के अनुसार उसको मेंशन करना होता है अपीलेट अथॉरिटी। विच पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस शीट, कौन सी पेनल्टी जो सर्विस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती है, वार्निंग। रिकॉर्डेड वार्निंग रहती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वार्निंग को नहीं। Can a disciplinary authority order of stoppage of employment under rule number 6 for DNAR rules affecting from the date of issuing the order or from date of next incident? मतलब अगर किसी एम्प्लॉई का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने एक ऑर्डर दिया है कि इंक्रीमेंट को उसको रुकना है, हेल्ड अप करना है, तो कब से इफेक्ट होगा, तो वो इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट से वो इफेक्टिव होगा। What is the disciplinary time limit for what is the permissible time limit for preparing a revision petition on the revising authority? इसका 45 डेज का रिवीजन पेटिशन आप डाल सकते हैं रिवीजन अथॉरिटी को। देखते हैं विच रूल कम्स अंडर व्हेन रिवीजन पेटिशन इज नॉट प्रिफर विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट में अगर उसने रिवीजन पेटिशन नहीं डाली है तो किस रूल में ये इसके बारे में लिखा गया है, तो रूल नंबर 27 में। अंडर विच सर्कमस्टांसेस एक्स पार्टी इंक्वायरी कैन बी होल्ड, अगर मान लो कोई चार्ज ऑफिसर है या तो एम्प्लॉय है जिसके अगेंस्ट चार्ज लगे, और अगर वो दो बार कंटिन्यू अगर नहीं आता है, आईओ के सामने उपस्थित नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एक्स पार्टी डिसीजन लिया जा सकता है। पार्टी कैन एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाई इन रूल नंबर 6, तो जितनी भी पेनल्टीज़ के बारे में लिखा गया है वो रूल नंबर 6 में, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, तो ये DNAR रूल में इम्पोज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो क्या उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया जा सकता है, मतलब उसको एक तो डेट ऑफ इफेक्ट इज एडमिसिबल, जैसा भी इमीडिएट भी कर सकते हैं, या उसको रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बाद में से भी या पहले से भी उसको किया जा सकता है। ड्यूरिंग द डिपेंडेंसी ऑफ पेनल्टी ऑफ स्टॉपेज ऑफ पास एंड PTO विद द प्रमोशन और रेलवे एंड स्टॉप विल बी अफेक्टेड, तो उसका प्रमोशन इफेक्ट नहीं होगा अगर उसको ये पेनल्टी चल रही है पास और PTO हैंडल करने की। तो when it is practically to hold any inquiry under rule number 9 the railway servant rule, the removal dismissal can be directly ordered। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसके रूल नंबर 9 के अनुसार मतलब मेजर पेनल्टी की जो प्रोसेस होती है उसको रूल नंबर 9 में लिया है, अगर कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में उसको डायरेक्ट डिसमिसल या रिमूवल किया जा सकता है। तो उसको रूल नंबर 14 अगर लगाते हैं उस पर 14 का सेकंड, तो उसको डायरेक्ट रिमूवल और डिसमिसल किया जा सकता है बिना किसी इंक्वायरी के। व्हाट इज़ द करेक्ट रूल अंडर RS रूल DNAR फॉर कॉमन प्रोसीडिंग के लिए कौन सा करेक्ट रूल है, तो इसमें रूल नंबर 13 है कॉमन प्रोसीडिंग के लिए। ये सॉरी यहाँ पर रूल नंबर 10 लिखा गया है, रूल नंबर 13 है, लेकिन उसको SF 10 दिया जाता है कॉमन प्रोसीडिंग के लिए, तो इसलिए वो शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया रूल नंबर, उसको 13 समझना, रूल नंबर 13 और SF 10 इशू किया जाता है। अंडर विच रूल बिफोर डिस्पोजिंग द रिवीजन पेटिशन बाय द GM द केस शुड बी रिफर फॉर अथॉरिटी फॉर एडवाइस, किस रूल के अनुसार मतलब अगर कोई केस को डिस्पोज करना है तो उससे पहले GM उस केस को RRT को एडवाइस के लिए रेफर कर सकते हैं, तो वो है रूल नंबर 24 में। अब देख लेते हैं, इट इज़ नेसेसरी द इंक्वायरी ऑफिसर शुड सफिशिएंट सीनियर इज रैंक इन रैंक टू द चार्ज ऑफिसर, से सफिशिएंट सीनियर होना चाहिए, तो जी हाँ इट ऑलवेज बी सीनियर, उससे सीनियर ही होना चाहिए। हु कैन एक्सरसाइज रिवर्सनरी पावर व्हेन नो अपील हैज़ बीन रिफर इन रूल नंबर 25A का 1 का 4, द ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ DRM, से कम रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, वो एक्सरसाइज करता है रिवर्सनरी पावर व्हेन नो अपील हैज़ बीन रिफर। Whether it is obligatory to inquiry officer to inform defense counsel engaged in the charge official in case hearing का अगर चार्ज ऑफिसर जो है तो उसको इंक्वायरी के बारे में कौन बताएगा, तो उनको आईओ जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो डिफेंस काउंसिल को इन्फॉर्म करता है।
What is the current rule of granting compassionate allowance to railway employees who are removed or dismissed from service? कौन सा रूल का है? तो रूल नंबर 64 ऑफ RS पेंशन रूल। प्रेस अपॉइंटमेंट अब या फिर री अपॉइंटमेंट किया जाता है कंसिडर इन टर्म ऑफ, तो कौन सी टर्म में उसमें किया जा सकता है, मतलब कौन से टर्म को रूल लगा के, तो 402 IREC वॉल्यूम 1 में इसके बारे में दिया गया था। उसको या तो फ्रेश अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। फ्रेश अपॉइंटमेंट में तो इनिशियल से ले लेंगे, री अपॉइंटमेंट ला सकते उसी पोस्ट पर फिर से अपॉइंटमेंट। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रूल्स द रेलवे सर्वेंट DNR रूल डू कंटेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दे आर डिवाइडेड। मतलब ये कहने का कि DNR रूल में कितने टोटल रूल्स हैं और उनको कितने पार्ट में दिया गया। तो इसमें टोटल 31 रूल्स हैं, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रूल नंबर 11 ऑफ RS रूल्स 1968 डील्स विद द प्रोसीजर फॉर माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग। रूल नंबर 11 में दिया है माइनर पेनल्टी के बारे में, और रूल नंबर 11 में दिया है मेजर, सॉरी रूल नंबर 9 में दिया है मेजर के लिए और 11 में माइनर पेनल्टी के लिए। अब आते हैं 76 में, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट टर्म एज पेनल्टी अंडर DNR रूल। पेनल्टी कौन नहीं है, तो इसमें शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें सस्पेंशन को एक पेनल्टी नहीं है ये ना, तो ये इसमें आ जाएगा सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी। विच इज द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू बी एंगेज इन डिफेंस काउंसिल। किसको डिफेंस काउंसिल के रूप में एंगेज नहीं किया जा सकता है, तो जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं, प्रैक्टिशनर, उनको इसमें अलाउड नहीं किया जा सकता। वाइल फॉरवर्डिंग अपील अंडर रूल 21(3) रेलवे सर्वेंट रूल अपीलेट अथॉरिटी शुड कौन होना चाहिए, कंफाइन इट्स कमेंट इन द पॉइंट रेज इन द अपील। जो अपील में जो पॉइंट रेज किया उन्हीं पे कमेंट इसको करना होता है। हु इज द कम्पिटेंट टू रिव्यू अंडर रूल 25A द रेलवे सर्वेंट DNAR रूल। इस रूल के अनुसार कौन कम्पिटेंट है रिव्यू करने के लिए, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी। हु इज द कम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर अपील विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का रिस्ट्रिक्शन को छोड़कर अगर कोई अपील की जाती है उसके लिए GM इम्पावर है। Who can exercise reversionary power when no appeal has been prepared in rule number 25 का है। तो अभी जैसा क्वेश्चन आया था, तो बिलो नॉट बिलो देन DRM, कम से कम मतलब DRM रहेगा। विच अथॉरिटी टू कट पेंशनरी बेनिफिट, कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो पेंशनरी बेनिफिट को कट कर सकती है। वेदर रिवीजन रिव्यू और केस ऑलरेडी फाइनलाइज, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें रिवीजन और रिव्यू ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय के रिटायर होने से पहले, द कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर द रिटायरमेंट विद द व्यू ऑफ इम्पोज द कट इन हिज पेंशनरी बेनिफिट। किया जा सकता है कि इट कैन नॉट बी इनिशिएट, तो उस केस को ओपन नहीं किया जा सकता और उसमें ये प्रोसीडिंग नहीं की जाती। वेदर पेंशन इज पेएबल इन केस ऑफ रिमूवल और डिस्पोजल ऑफ रेलवे सर्वेंट, तो उसको पेंशन दी जाती है, तो पेंशन उसको नहीं दी जाती, उसको बोला जाता है कंपेशनेट अलाउंस। अंडर विच रूल इज परमिसिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपील, अपील के लिए कौन सा रूल है, तो अपील के लिए 22 नंबर का रूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील, ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। तो अगर मान लो किसी IO ने इंक्वायरी अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। रिडक्शन टू द लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे कैन बी अफेक्टेड प्रमोशन ड्यूरिंग पेनल्टी, नॉट इफेक्ट प्रमोशन, तो उससे प्रमोशन इफेक्ट नहीं होता। अगर उसको लोअर स्टेज पे बैक कर दिया है तो प्रमोशन इफेक्ट नहीं होता। इधर रूल 14 का सेकंड क्या है, 14 का सेकंड एक ऐसा रूल है जिसमें कि किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा कोई ऑफेंस किया उसने जिसके अगेंस्ट कोई अगर इंक्वायरी नहीं कर सकते, तो उसको ये रूल लगा के डायरेक्ट उसको डिसमिसल या रिमूवल किया जा सकता है। मतलब ये रिमूवल डिसमिसल विदाउट एनी इंक्वायरी व्हेन इट इज़ प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी इन अ नॉर्मल मैनर में, अगर उसको इंक्वायरी नहीं कर सकते कोई ऐसा डिफेंस ऑफेंस कर दिया उसने, तो उसमें ये रूल लगा के उसको डिसमिसल किया जाता है। द रेलवे सर्वेंट कैन नॉट बी प्रमोटेड ड्यूरिंग द पनिशमेंट पीरियड इधर माइनर और मेजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन। रिकवरी ऑफ पेक्यूनरी लॉस कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट, कॉस्ट टू द गवर्नमेंट के लिए जो पेक्यूनरी लॉस हुआ है उसको रिकवरी अगर की जाती है तो उसमें माइनर और मेजर में उसको छूट दी गई है। मतलब ये अगर उस लॉस मतलब उस पर चार्ज लगे हैं, मतलब ये पेनल्टी लगी है, तो उसको कैन नॉट बी द रेलवे सर्वेंट कैन नॉट बी प्रोमोटेड, उसको प्रमोट नहीं किया सकता है अगर उस पर कोई चार्ज लगे। लेकिन अगर उसको पेक्यूनरी लॉस का चार्ज
मतलब पनिशमेंट दिया गया तो उस कंडीशन में उसको प्रमोट किया जा सकता है। बिफोर फॉरवर्डिंग द मर्सी अपील टू रेलवे बोर्ड, द मर्सी अपील में भी एग्जामिन बाय द, कौन एग्जामिन करता है, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उसको मर्सी अपील को एग्जामिन करती है। रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ चार्जशीट कैन बी इशूड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जा सकती है। रिप्लाई टू द चार्ज मेमोरेंडम बाय चार्ज ऑफिशियल 50 डेज में करना होता है। व्हेन इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी चार्ज ओमिटेड बाय द चार्ज ऑफिशियल, चार्ज ऑफिशियल ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने कंफाइन कर लिया कि उन्होंने वो चार्ज किया है, मतलब ऑफेंस किया है, तो उसके लिए इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई द चार्जशीट, अगर मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की और उसमें अगर चार्जशीट को मतलब ड्रॉप करनी है, नहीं देनी है, उसको छोड़ देना है, तो द मैटर शुड बी कंसल्टेड विद द सीबीआई से उसके बारे में कंसल्ट करना होगा कि हम उसको चार्जशीट नहीं दे रहे हैं, ड्राफ्ट की जा रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज मैंडेटरी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर मैंडेटरी है क्या, सीबीआई विजिलेंस केस अगर होता है तो उसमें प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज मैंडेटरी, जरूरी है। एलिगेशन अगेंस्ट इंक्वायरी ऑफिसर इज बायस, अगर मान लो कोई एलिगेशन लगता है कि इंक्वायरी ऑफिसर बायस है, मतलब पक्षपात कर रहा है किसी का, द केस शुड बी पुट अप फॉर सुटेबल ऑर्डर टू रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास ये केस को पुट अप कर दिया जाएगा। व्हेन डिड डी नोवो प्रोसीडिंग में बी ऑर्डर बाय द कंप्लेनेंट अथॉरिटी, तब किया जा सकता है जब इरेगुलरिटी इन प्रोसीडिंग में, अगर कोई इरेगुलरिटी होती है, मतलब जो प्रोसीजर है उसको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो डी नोवो प्रोसीडिंग में भी ऑर्डर की जा सकती है। अब देखें, इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी व्हेन एन एम्प्लॉय, अगर मान लो इंक्वायरी की जरूरत नहीं, अगर वो कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल चार्ज के लिए अगर उसको कन्विक्ट किया गया है, उसको पकड़ा गया। फॉर रिटायर्ड ए ग्रेड या फिर एसएजी ग्रेड इज टू बी कम्युनिकेटेड गवर्नमेंट डिस्प्लेजर बाय, उसके साथ अगर गवर्नमेंट डिस्प्लेजर के लिए कम्युनिकेट करना है तो रेलवे बोर्ड कर सकता है। मिनिमम पीरियड विद द विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, कम से कम 2 महीने का पीरियड होता है, मतलब अगर किसी का इंक्रीमेंट हेल्डअप करना है तो उसको कम से कम 2 महीने का पीरियड। रिटायर्ड एम्प्लॉय में भी ग्रांटेड पेंशन बिफोर फाइनलाइजिंग ऑफ DNAR केस, नहीं, उसको प्रोविजनल पेंशन दी जाती है, पेंशन नहीं दी जाती। एंड इन एनी केस ADRM इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ADRM जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो विल बी अपीलेट अथॉरिटी के लिए, कौन अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा उसके लिए, तो PHOD रहेंगे। ADRM के बाद में PHOD विल बी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। रीअपॉइंटमेंट अंडर रूल नंबर 402 आ रहा है। रेलवे और सेकेंड है इसका, रेलवे एम्प्लॉय में भी गिवन फुल बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस, फॉर फ्यूचर ऑफ पास्ट सर्विस को छोड़कर उसको फुल बेनिफिट दिया जा सकता है। रिड्यूस पेनल्टी और अफेंड द पेनल्टी इम्पोज बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 1 ईयर, 1 साल में उसको मतलब रिड्यूस किया है या अफेंड किया गया पेनल्टी को बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 1 ईयर, 1 साल में। सो कॉल्ड नोटिस इज नेसेसरी व्हेन द प्रपोज टू इनहेंस पेनल्टी, अगर उसको इनहेंस पेनल्टी, उसकी पेनल्टी की पनिशमेंट को इनहेंस करना है तो उसको सो कॉल्ड नोटिस देना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों ये टोटल 106 क्वेश्चन बनाए थे मैंने इसके बारे में DNAR रूल के। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में या किसी अगर आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा दोस्तों। अगर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं या कुछ अपनी क्वेरी को रेज करते हैं और उस पर वीडियो डिमांड करते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए और नए अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे हटना चाहूँगा। तो एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।